कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुला मैनहोल 3 साला बच्चे की जिंदगी निगल गया। मां की दर्दनाक चीखों ने अर्श हिला दिया, लेकिन हुक्मरानों को न जगा सकी। मजम्मत, ताजियत, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रवायती बयानात की भरमार। इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 की मरियम मस्जिद में अदा की गई। रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर, इलाका मकीनों का रात गए एक बार फिर एहतजाज, आज दोबारा मुजाहरे का ऐलान। अगर हिम्मत है तो सूबे में गवर्नर राज लगाकर दिखाएं, हम किसी से डरते नहीं हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज की उनको चाहिए कि इसका हिसाब करें। सेनेटर फैसल वावडा बोले कि वजीर आला केपी के अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अगर बदमाशी दिखाई तो सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर किसी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं, ये सिर्फ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिला वजह उछाला गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है और सूरत हाल में कोई अभाम नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन एक सादा मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तलब करदा सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में अहम कौमी और सियासी अमूर पर बहस होगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सामसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। वैसे तो कराची वाले कल से एक सोग में मुब्तला है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के शो का जो आगाज़ है वो बहुत तल्ख और दर्दनाक है। ज़रूरी सवाल ये है कि गुलशन इकबाल में 3 साला इब्राहिम जो खुले मैन होल में गिरा, 14 घंटे बाद उसकी लाश निकाली गई, उसका जो है वो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल फैसल और इससे भी ज्यादा दर्दनाक वो लम्हा था जब अहले इलाका चीख रहे थे, रेस्क्यू वाले हाथ पर हाथ धरे देख रहे थे। मशीनरी कहीं थी भी नहीं और इंतजामिया भी कहीं नजर नहीं आए। वो इंतजामिया जो टिकटॉक पर तो बहुत तेज है लेकिन बच्चे की तलाश में आहिस्ता, बहुत आहिस्ता है। और सादिया, कराची का अलमिया क्या है? अब हम आपको दिखाते हैं कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे शायद हमें और आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ लोग क्यों मरते हैं। और मुर्तज़ा आपने गुफ्तगू क्या फरमाई, आपको एक एक करके ये अलमिया दिखाते हैं, दिखाइए। सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। अब आपको ये अलमिया दिखा, इसके बाद एक और अलमिया आपके पेश नज़र करते हैं, दिखाइए। बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालिदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं। मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। जानना चाहते हैं कराची के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, ये है एक और अलमिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं, लेकिन मैं ये समझता मेरी जिम्मेदारी है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, तो मैं आया हूँ। और अगर कोई ये समझ रहा है कि अभी भी सब कुछ मामलात ख़त्म हो गए, तो एक आखिरी चीज़ रह गई है कि किस वजह से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, जिम्मेदार असल कौन है? मुर्तज़ा आपने क्या फरमाया, आखिरी ये सुन लीजिए। अब मुझसे देखिए, बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। 2 मिनट 10 सेकंड का ये जवाब था। बहुत से लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या उसने लिमिट क्रॉस कर दी, लाइन क्रॉस कर दी, क्या वो एग्रेसिव हो गया? लेकिन जो जवाब आया वो भी आपके सामने है। और अब सिचुएशन सादिया ये है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी पता नहीं चलेगा कि कौन जिम्मेदार है एक्चुअली। और सहाफियों से वो रवैया, सख्त लहजा, बदतमीजी, सवाल को घुमाना, असल बात पर ना आना,
मतलब ये याद रखा जाए कि सवाल एजेंडा नहीं होता, सवाल जिम्मेदारी मांगता है। आपको कुछ लोग इलेक्ट करके लेकर आए हैं, आपसे एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देना आप उसके पाबंद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और असल जो मैं कहूँ ना सादिया, जो शर्म का मकाम है वो ये है कि इस सारे मामले में कौन काम आया। असल बात ये है, इस सारे मामले में कोई मशीनरी काम नहीं आई। इस सारे मामले में कोई जो जीपीएस मशीनरी लाई गई थी वो इस्तेमाल में आई या नहीं आई, उसका काम हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता। ये ढक्कन मेरा तेरा तेरा मेरा की जो बहस थी वो भी काम नहीं आई। काम आया एक कचरा चुनने वाला बच्चा, एक कचरा चुनने वाला बच्चा जिसने 1-1.5 किलोमीटर दूर उसने अपना दिमाग लगाया और वो वहां पहुंचा और उसने वहां से लाश निकाली। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बच्चे को ही तशद्दुद किया और उससे वो लाश लेके क्रेडिट लेने की कोशिश की कि नहीं ये तो हमने निकाली है। ये है कराची वालों का अलमिया, जो ये कहते हैं कि वोट हमें दें, हमने लिया, आज भी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम ही तकदीर तब्दील करेंगे। नहीं, तकदीर तब्दील शायद आपने नहीं की या लाश आपने नहीं ढूंढी तो इस शहर का ही एक दुख और दर्द रखने वाले उस बच्चे ने, जो इस शहर को साफ करता है अपने हाथों से। आपकी मशीनरी नहीं कर पाई आज तक ये काम। एक सवाल जो इसके पीछे मैं नहीं चाहती कि वो छुपे, वो ये कि जो बच्चा उस गड्ढे में गिरा, ऐसे कई बच्चे कराची में गड्ढों में गिरते हैं, खुले मैनहोल की नजर हो जाते हैं, उनकी बॉडीज नहीं मिलती, मिल जाती हैं तो भी वो उन गड्ढों में गिर रहे होते। ये गड्ढे बंद नहीं होते, ये गड्ढे कब से खुले हुए हैं इसका किसी को जवाब नहीं मिल रहा, और ये गड्ढे कब बंद कर दिए जाएंगे इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। असल सवाल ये है कि कब आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे कि हमारे बच्चे इन गड्ढों में गिरेंगे नहीं। इसी पर बात करते हैं। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हुकूमत की अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कल थैंकफुली हमें ऐसी बातों पे शुक्र करना नहीं चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए कि कराची की सड़कें बन गई, हमें शुक्र करना चाहिए कि जी कराची के मैनहोल बंद हो गए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया। लेकिन जो वालिदैन अपने बच्चे की डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये अच्छी बात थी कि कम से कम उन्हें डेड बॉडी मिल गई। कल स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, मुर्तज़ा वहाब साहब की जो प्रेशर थी वो बहुत बेहिस थी, उसने लोगों के दिलों को चीरा है। देखिए, जो हादसा हुआ उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। इंतजामिया की गफलत है, चाहे वो केएमसी की इंतजामिया हो, चाहे वो वाटर बोर्ड की इंतजामिया हो, चाहे वो टाउन की इंतजामिया हो, हर सूरत में इंतजामिया की गफलत है। जहाँ तक आपने मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले में से बात की कि जी उन्होंने तल्ख बात की या उनका रवैया सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा नहीं था, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, उनको तहम्मुल से लोगों के सवाल लेने चाहिए। जब कोई चीज़ हो जाती है और उसमें हमें एडमिट करना चाहिए कि जी इंतज़ामिया ने गलती की है, तो कोई बात नहीं, लोग तल्ख सवाल करते हैं, सवाल करना सहाफ़ियों का हक है। लेकिन सहाफ़ियों को देखें, बात यह है कि ताली दो हाथ से बचती है। हमें भी अगर हमें अपना रवैया ठीक है, लोगों को नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो आए, सहाफ़ियों ने लोगों की नुमाइंदगी की, अहले मोहल्ला की नुमाइंदगी की, लेकिन जो है वो दोनों साइड से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सादिया साहबा। अच्छा, हाँ, दूसरी मेरे पास एक मिनट, दूसरी आपने कहा कि जी वो कचरा साफ उठाने वाले बच्चे ने उसको आइडेंटिफाई किया। जी 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 जी, मेरे पास वो वीडियो फुटेज मौजूद है इसी फोन पे जिस पे मैं इस वक्त आपके पास हूँ। देखिए, आपको पता है कि जो ये स्वीपर्स का निज़ाम है, ये ठेकेदारी का निज़ाम है। जिन्होंने निकाला है वो केएमसी के वही जो स्वीपर के ठेकेदार है, उनकी 16 रुकनी उन्होंने अपनी उनको बुलाया था। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ। बच्चा भी वहां मौजूद होगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, बच्चा भी वहां मौजूद होगा या उन 16 लोगों में होगा, मैं इस बात से नहीं वो हूँ, उसने भी किया होगा। लेकिन ये कहना कि जी
केएमसी के वो लोग नहीं थे, या देखिए 1122 ने जो उनकी वो थी उन्होंने की। जहां तक आप सादिया लोगों ने साहब, एक एक मिनट पुलिस एक मिनट अफसर एक वहां पे मशीन। मौजूद है, एक पुलिस का अफसर है, सिपाही है, वो इस बात को एंडोर्स कर रहा है। आप मुझे वीडियो भेजिएगा, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। जी वो पुलिस जी, का अफसर अच्छा एंडोर्स कर रहा है कि हाँ इसी बच्चे ने निकाली है। मेरे ख्याल से अच्छा। हम दूसरी, बजाय देंगे मैम क्रेडिट लेने के ना, अब नहीं मैं नहीं नहीं एक चीज नहीं ये, नहीं, क्रेडिट अब में जिम्मेदारी, मैं क्रेडिट नहीं नहीं। हाँ नहीं, जिम्मेदारी का तयन कर लें। देखें जी ये चीज आई सामने के ये जुरिस्डिक्शन, अब जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। वही बात के रोड के इस साइड अलग था ना, रोड का उस साइड अलग था ना, तो कौन। हाँ अच्छा, तो जुरिस्डिक्शन के हवाले से कल जो है ऑफिस ऑफ द टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जी ये इंसिडेंट जो हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पे, which pertain to Karachi Metropolitan Corporation and does हाँ जी, not मैंने fall देखा है under वो the लेटर। administrative। ठीक है, एक तो ये, फिर उन्होंने बीआरटी प्रोजेक्ट और K4 प्रोजेक्ट उस पे भी जिम्मेदारी डाली, और मेन सीवरेज लाइन जो है इज इन द एरियाज अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ KWSB, उसका सरबराह कौन है वो हम सबको पता है। जिम्मेदार कौन है, इसका तायुन हो सका अब तक? देखिए बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी रोड है वो केएमसी के अंडर है, ठीक है, बिल्कुल वो केएमसी के अंडर है, कराची मेट्रोपॉलिटन के अंडर ऑपरेट होती है। इससे कोई इनकार की बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वालों ने ये बात की, देखिए कराची में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, तीनों के अगर कोई भी मसाइल होंगे तो मैं कराची वाटर एंड सीवरेज को ही फोन करूंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बनती थी, जिसके लिए बिल्कुल इंक्वायरी के लिए मैं खुद इस चीज के लिए वो हूँ कि जब सुबह ये मैंने टीवी पे देखा है कि उनके वालिदैन ये कह रहे थे कि हमने मशीनें खुद मंगाई, पैसे हमने खुद दिए, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि वो जितने अफसर वहां मौजूद थे या नहीं थे या उनकी जुडिक्शन बनती है, उनके बारे में मुझे रिपोर्ट पेश की जाए, उनके पेरेंट्स से पैसे दिए जाएं, उसकी इंक्वायरी फौरी तौर पे मैं कराऊंगा। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो लोग भी, जो अफसरान भी, चाहे वो केएमसी से हो चाहे वो वाटर बोर्ड से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने पहले वक्त से ये बात की थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और आज ही कल में आप लोगों को सबको पता चलेगा कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनकी गलती थी। अगर देखिए, मैं कल से ये बात कह रही हूँ कि गटर का ढक्कन नहीं था, अगर नहीं था और कंप्लेन हुई, नहीं लगाया तो भी गफलत है, और चले अगर कंप्लेन नहीं हुई, देखिए कंप्लेन की नौबत क्यों ही आएगी सादिया मैम, मेरा सवाल ले लीजिए, आप बात कर रही हैं कंप्लेन की नौबत आएगी ही क्यों? मुझे तो ठीक है, जहां नहीं होगा वहां मैं बताऊंगी, लेकिन कराची में तो गटरों के ढक्कन महीनों नहीं होते, किसी की गली में महीनों नहीं होते, मेन रोड पे महीनों नहीं होते। कहने का मकसद ये है भाई, मुझे कब पता चलेगा कि ठीक है जी एक मुहिम शुरू की, पूरे कराची के मैनहोल्स बंद कर दिए गए और अब वो खुले हुए नहीं है, हम कब पहुंचेंगे यहाँ तक? देखिए मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं हूँ। कल मेयर साहब ने ये भी बताया कि कोई 88,000 के करीब मेन होल्स के ढक्कन में, परेशान हो गई कि कराची में मेन होल्स कितने, जब 88,000 मेयर साहब कह रहे हैं कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने प्रोवाइड किए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मेरी भी मेयर साहब से बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ दें कि किसकी जुडिक्शन है, यूसी की जुडिक्शन है, टाउन की जुडिक्शन है, आप कराची का सर्वे करा ले, जहां मेन होल खुले वहां वाटर बोर्ड की टीम को कहें कि वो ढक्कन लगा दे। तब तक बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम इस पे, मुझे भी नहीं अच्छा, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती, मैं एज स्पोक्समैन ही आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपके सुबह शो में आऊं और गटर के ढक्कन पे अपनी गवर्नमेंट को जो है वो डिफेंड कर रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ये कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा ये बात नहीं चाहेगा, लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं तो इस बात पे भी हूँ, चाहे ये मेन रोड के जो सुपर स्टोर्स, कमर्शियल एरिया के जो ये मार्केट्स वाले हैं, इनको ये बात बुरी लगे, लेकिन इनके ऊपर भी देखिए एक सिविक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वी शुड, मतलब उनको बुरा लगे या देखिए, ये चेज अब
आपकी लाखों की आमदनी होगी, हजारों लोग आते होंगे। अगर मैम बुरा लगने की तो बात ही नहीं है, बात तो लॉ की है ना, और लॉ के अंडर सब आता है। लॉ आना चाहिए, इनके लिए स्पेशल लॉ आना चाहिए कमर्शलाइज्ड एरियाज में, कि जहां जहां अगर आपका वो जो सर्विस लेने जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप नहीं यूज कर सकते, आपकी गाड़ियां पार्क होती हैं, आपका सब कुछ होता है, अगर वहां कोई चीज है तो आप अगर चले खुद नहीं लगा रहे तो कंप्लेन तो करें। आपके सिक्योरिटी वाले वहां मौजूद होते हैं, आप उन चीजों की हिफाजत तो करा सकते हैं। जो वो ढक्कन कोई तो चोरी करके जाता है ना ढक्कन। चले पहले वो लग जाए ढक्कन, फिर वील वर्क ऑन के वो चोरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया सादिया साहबा। और जो आपने बात की है, क्योंकि आप आगे पास ऑन भी करें, URR मीडियम के हुक्काम तक चीज पहुंचे। जी बिल्कुल, जरूर ठीक है। जरूर। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो अमल बिल जब पास हुआ था, एक अफसोसनाक सानिया हुआ, उसके बाद चीजें ट्रिगर हुई। एक और अफसोसनाक सानिया हुआ है, तो हो सकता है इसके बाद चीजें ट्रिगर हों और चीजें शायद बेहतर हों। आई होप कि इसके बाद किसी और अफसोसनाक सानिया की जरूरत इसलिए ना पड़े। पिछले 2 साल में गालिबन 20 से 24 बच्चा गटर के ढक्कन में जाके मर चुका है। जी 24 लोगों की है ना जी, ऐसा ही है ना जी, 24 लोगों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, हमारे साथ आप मौजूद थी और मौक़िफ़ दे रही थी। हमारी गुफ्तगू का मकसद किसी भी तौर पे किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि इस मसले के हल की तरफ जाना है। आखिर इस मसले का हल क्या है? एक शख्स कहता है इसमें वाटर बोर्ड का मसला नहीं है, एक कहता है इसमें KMC का मसला नहीं है, अगला कहता है इसमें जमात का मसला है, अगला कहता है इसमें PP का मसला है। और ये सारी चीजें सादिया, ये चारों जो उज़्र हैं, ये जाके उस बच्चे के माँ बाप को आप बताएंगे और एट द सेम टाइम उस एहतजाज करने वाले के ऊपर आप ये इल्जाम धर दें कि वो सियासत कर रहा है, तो जो अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं रहा वो क्या कर रहा है? वो सियासत नहीं कर रहा है। तो बेसिकली तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ मुसलसल खेल रहे हैं और आप गोल विशियस सर्कल है जिसमें आप लोगों को घुमाते चले जा रहे हैं, कराची के मसाइल का हल नहीं निकाल रहे। मोनिम जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी। कल भी मोनिम साहब ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। इस अलमनाक और दिलखराश वाक़े के बाद हमने देखा कि आप समेत तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मगर फिर अचानक खामोशी हो जाती है। हम एक नए हादसे के होने का शायद इंतजार कर रहे होते हैं। ये इतनी बेहिसी आखिर कब से आ गई है हमारे अंदर? इसी की वजह ये हुक्मरान है, हुक्मरान टोला है कि जो इस वक्त शहर पूरे सूबा सिंध पर मुसल्लत है। ये वफाक में भी इत्तेहादी हैं। ये इस वक्त 17 साल से पीपल्स पार्टी बराह रास्त सूबे पर बरसर इक़्तिदार है और उसके साथ उसकी फ्रेंडली अपोजिशन MQM है, जो हर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे PTI हो, चाहे PDM 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबका हिस्सा रहते हैं। ये अपने मफादात के लिए यकजा होते हैं, लेकिन इस शहर के आम में रहने वाले आम आदमी के लिए इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। ये वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की शक्ल के अंदर मुसल्लत हुए। यही वजह है कि आज शहर कराची पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। जगह जगह बहते गटर हैं, टूटी सड़कें हैं, अंडरपासेस के नाम पर मंसूबे मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। जिस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल होना होता है वो 6 साल में मुकम्मल होता है, कोई डेडलाइन नहीं होती। यही वजह है कि 2023 में 68 अफराद जो है वो गटर में गिर के हादसा का शिकार हुए। इसी तरह 2024 में भी और 2025 में भी कमोबेश कोई 20 से ज़ायद अफराद जो है वो इन हादसा का शिकार हो चुके हैं। और खुद BRT रेड लाइन जो अवामी मंसूबा है, कराची के अवाम के लिए खूनी मंसूबा बन गया है। इस मंसूबे जहां ये मंसूबा बनाया जा रहा है, 6 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। एक बच्चे का वाकया पेश आया। सारी बातें इतना अंदुनाक वाकया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वालदैन के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जो अपने बच्चे को शॉपिंग के लिए लेकर आए थे, लेकिन उनका बच्चा गटर में गिर के जाँ बाक हो गया और इस शहर के अंदर 14 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। आप बताइए क्या हाल है इन इदारों का। अच्छा, वो इदारे के जिसके अंदर बिल्कुल मुनीम साहब। अच्छा, अब एक चीज ये, वाकये की इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू टीम के पास फौरी खुदाई की मशीनरी मौजूद नहीं थी। आपके ख्याल में इस नाकाफी तैयारी की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है? देखिए, ये सारे इदारे तो इस पे तो पीपल्स पार्टी है ना, वही जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल है, उनका कब्जा है सारे इदारों पर। यानी मुर्तज़ा वहाब साहब और वफाकी सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है कि जब हम जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद वहाँ खड़े होकर AC को फ़ोन कर रहे हैं, DC को फ़ोन कर रहे हैं, मेयर को मैसेज कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, कोई सुनवाई नहीं है। AC DC, अब आप जब दिन की रोशनी निकल आई तो आप आ गए, लेकिन उससे पहले तो कोई ना
जो है वो वहाँ शावल मौजूद था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ करीबी BRT रेड वहाँ जो है वो K4 का काम चल रहा था, उसके कॉन्ट्रैक्टर से गुजारिश की कि भाई आप शावल दे दीजिए ताकि यहाँ खुदाई की जा सके। उस शावल के लिए भी जब वो शावल आया उसके लिए डीजल मौजूद नहीं था, लोग परेशान, लोगों ने फिर डीजल का इंतजाम किया। यानी सारा काम अगर आवाम को करना है तो ये नाअहल हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये किस मर्ज की दवाएं हैं, जिसके नतीजे में देखें ना आप 14 घंटे ये कराची शहर है कि जहां मशीनरी मौजूद नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मुर्तज़ा अवाब साहब की है, जिम्मेदारी मुराद अली शाह साहब की है कि जिन्होंने पूरे शहर को खोद कर डाल दिया है और आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं। और ये सारी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी कहा यह जा रहा होता है कि जो अवाम है वो जिम्मेदारी ले ले, अवाम भी मदद करे। आप देखिए इर्द गिर्द के जो पूरा नीपा का इलाका है, वहाँ इर्द गिर्द के पूरे इलाके में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि आपके चेयरमैन ने ढक्कन लगाने या शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी, तो सर इसका फॉलोअप क्या लिया गया था? देखें, ये तो अगर हमने लेटर लिखा है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हम इस पर मुस्तकिल बात करते रहे हैं। और ये पहला वाकया तो नहीं है ना, इस पर तो मुस्तकिल बात होती रही है कि अगर 2023 में 68 अमवात हुई, इसी तरह 2024 में अमवात हुई, 2025 में अमवात हुई, इस पर मुस्तकिल बात होती रही है कि भाई कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जेर इंतज़ाम ये फैक्ट्री आती है कि जहाँ मेन होल कवर बनते हैं, यूनियन काउंसिल को मेन होल कवर प्रोवाइड किए जाएँ। ये तो जमात इस्लामी है, 30,000 मेन होल कवर जमात इस्लामी ने, जिसका डोमेन भी नहीं बनता, हमने 30,000 मेन होल कवर अपने टाउन्स के अंदर लगवाए हैं, अपने पैसों से लगवाए हैं। कोशिश की है कि भाई अपने इख्तियार से बढ़कर कुछ काम करें ताकि लोगों की जानें तो महफूज रह सकें। ये तो जिम्मेदारी बराह रास्त KMC कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है कि जिसकी बाकायदा एक जो है वो मेन होल कवर बनाने वाली उसकी फैक्ट्री है कि जहाँ ये मेन होल कवर बनते हैं। और ये वादा तो मुर्तज़ा अवाब साहब ने किया था कि हम हर यूनियन काउंसिल को मेन होल कवर प्रोवाइड करेंगे। आज तक 2.5 साल गुजरने के बावजूद, उससे पहले 16 महीने ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे। अब आप बताइए 4 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इनकी नाअहली, इनकी करप्शन खत्म होने का नाम नहीं लेती, लोगों की जानें ज़ाया जा रही हैं। अच्छा मुनीम साहब, मेयर कराची ये कहते हैं कि इलाका टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, जमात इस्लामी इस हसास मामले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, सीधी सीधी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कराची को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा हुआ है। सोने का अंडा लेते रहो, सोने की चिड़िया है, इसको जो है वो मतलब इससे काम चलाते रहो, पैसे, रिश्वत, इसी तरह करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। बात यह है कि मरकजी इशारा है, यहाँ BRT रेड लाइन बन रही है, इसी तरह जो इदारा है जो बना रहा है BRT रेड लाइन बना रहा है, उसके जिम्मे ये रोड है। मरकजी इशारा को एक छोटी सी सड़क के अंदर गली के अंदर तब्दील कर दिया है। ये मंसूबा तो पिछले 5 साल 2024 में मुकम्मल होना था, 6 साल होने को आ गए, मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। 79 बिलियन रुपीस का मंसूबा था, आज 103 बिलियन रुपए पे पहुंच गया है। तो ये किस पे इल्जाम आयद कर रहे हैं? 106 सड़कें KMC के अंडर में आती हैं। तो अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी जो नाअहली है, अपनी जो बदइंसानी है, अपनी जो करप्शन है, आप उसका कहीं तस्करा नहीं करते। आप टाउन इंसानिया को जो है मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जिसने बारहा आपको मुतनब्बे किया कि भाई कराची के अंदर जो गटर हैं उन पर ढक्कन लगना चाहिए हैं इनके, ताकि लोगों की जानें महफूज हो सकें। बात एक्चुअली ये है मोनिम साहब कि कराची वालों की बस हो गई, अवाम एहतजाज कर रहे हैं, शदीद एहतजाज कर रहे हैं, सियासी तनकीद भी एक तरफ हो रही है, लेकिन मुझे ये कैसे तसल्ली हो, कराची वालों को कैसे ये तसल्ली हो कि ये कराची का आखिरी वाकया था और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या इकदाम उठाएंगे आप? देखिए, हमारी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। हम जिन टाउन्स के अंदर 9 टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, वहाँ हम अपने इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं, तामीर और तरक्की का काम कर रहे हैं। इसकी पूरी एक लंबी फहरिस्त से किसी मौके पर बताया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कराची का हक है, जो कराची का जायज़ हक है, कराची के 3,360 अरब रुपए 15 साल में पीपल्स पार्टी और ये सारी MKM वगैरह मिलाकर खा गए। ये लोग हड़प कर गए। जमात इस्लामी इसके खिलाफ अवामी जद्दोजहद कर रही है, अवामी मज़ाहमत कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों का ताक़ुब करते रहेंगे, इनका पीछा करेंगे, इनको भागने नहीं देंगे, अपने हिस्से का काम भी करेंगे और इनका पीछा भी करेंगे। ठीक मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये अब क्या जो पेश आया है, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से और मुख्तलिफ फैक्शंस ऑफ सोसाइटी से हम जो है वो
इम्प्रेशंस लें और समाजी रहनुमा आलमगीर खान जो कि गुज़िश्ता पूरी रात वहाँ मौजूद थे, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आलमगीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हमें पता है कि आप पूरी रात वहाँ रहे लेकिन इसके बावजूद आप वक्त दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, 14 घंटे हुए, कोई मशीनरी काम नहीं आई, और मैं तो ये सोच रहा था कि मुर्तज़ा वहाब साहब वो पहुँचे नहीं पहुँचे मुझे नहीं पता वहाँ पे, या फिर कल सुबह ही सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी हमारी बात हुई। आई डोंट नो कि वो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, आप वहाँ पहुँचे, क्या देखा आपने वहाँ पे? लोगों में गम और गुस्सा था? कोई शरपसंद अनासिर आपको नजर आए वहाँ पे जो सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे अमने आम्मा को, या पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे थे? पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे थे, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब और जो सलमान अब्दुल्ला मुराद है वो तो ये कह रहे हैं कि सबोताज हो रही थी वहाँ चीजें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें देखें, एक तो ये कि इस वाक़े के कोई 15 घंटे के बाद, क्योंकि मीडिया वहाँ मौजूद था, बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा था, 15 घंटे मैं कोई ऑलमोस्ट फजर तक वहाँ मौजूद था। फजर तक वहाँ कोई हुकूमत का बंदा, कोई मशीनरी, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। एक जो है वो एक्सकेवेटर मौजूद था जो प्राइवेट एक ठेकेदार को इन लोगों ने किया, और उसके बाद में डीजल खत्म हुआ, लोगों ने खुद उसके डीजल के लिए चंदा करके उसको पे किया। यानी एक तो मुतासिरीन हादसे इस वाक़े का शिकार होते कि 3 साल बच्चा उनका गटर में गिर जाता, और उसके बाद सिस्टम जो रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी 15 घंटे बेयारो मददगार, और फिर एक कचरा चुनने वाला बच्चा इस डेड बॉडी को रिकवर करता। तो ये पूरे सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है और पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया गया। और ये भी आप देखें कि ऐसे कई वाकयात जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते और मामूल बना हुआ है कि बच्चे गिरते, और बल्कि कुछ किलोमीटर आगे आज से कई महीने पहले एक वाकया हुआ था हसन स्क्वायर के साथ, जहां आज तक लाश नहीं मिली बच्चे की। जी, बिल्कुल जानते हैं। और उसके वालिद ने कोर्ट में पिटिशन भी फाइल की हुई है। तो यानी बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक रहा है। रही बात शरपसंद की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर सियासी जमात जो ऑपोजिशन में, वो कोई भी XYZ हो, अगर वो चीख पुकार कर रही है तो अपने ऑपोजिशन में होने का हक अदा कर रही है। उसका काम है, उसकी ये जॉब है कि वो हुकूमत की पॉलिसीज पर, हुकूमत की गफलत पर वो अपने ऑपोजिशन एहतजाज करे, उसको जहाँ गफलत हो ये एक ना बेहिसी का आलमगीर साहब एक अलग प्रेसिडेंट सेट किया गया है। कल उन लोगों को जो एहतजाज कर रहे थे, खास तौर पे जो वालिदैन और अहले खाना एहतजाज कर रहे थे, उनको ये कहना कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या शरपसंदी है या शरपसंद अनासिर है। मैं एक छोटा सा वाकया है, मेरा बेटा 2-2.5 साल का था, उसने पूरी थी, वो 6 सेकंड्स मेरे पास रिस्पॉन्स करने का टाइम था, और उस पूरे टाइम में मेरे जहन में कोई और बात नहीं आ रही थी सिवाय इसके कि मुझे अपने बच्चे को निकालना है वहां से। ऐसी हालत होती है जब आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, कि आप पॉलिटिकल स्कोरिंग क्या, आप तो अल्लाह को भी याद नहीं कर पाते, आपको परेशानी होती है कि आपने बच्चा निकालना है। आप ये इल्जाम धर कैसे देते हैं उन लोगों के ऊपर जो वहां पर रो रहे हैं अपने बच्चे की जान के लिए कि वो पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं? देखिए, ये हादसात, वाकयात दूसरे ममालिक, दूसरे बड़े शहरों में भी हो सकते हैं, मगरबी ममालिक में भी होते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम हरकत करता, और फिर वहाँ ऐसे वाकयात पे इस्तीफे भी आ जाते, बल्कि FIR कट जाती, मुकदमे दर्ज हो जाते इन ओहदेदारान के खिलाफ जिनकी गफलत होती। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। और एक बड़ी वजह यह है कि अकाउंटेबिलिटी पहले दिन से ही नहीं है। यानी एक शख्स अकलियत में था, वो चोरी शुदा मैंडेट पे आके बैठ गया और मेयर बन गया, तो आप क्या किसी से जो है अकाउंटेबल किसी को ठहराएंगे। रही बात कि यहाँ मैं तो 2016 से इस चिल्ला रहा, ये एक बदकिस्मत अलमिया है कि जब मीडिया हाईलाइट करता, एक तसलसल बनाता, तो ये जवाबदेह होते, वरना इस शहर में हादसे रोजाना होते, कोई पूछता ही नहीं इनसे। और अब कहा जाता कि इसका हल बताएं, बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेयर कराची की 2023 की मीडिया ने रिपोर्ट किया, 2023 19 अगस्त को वो कहता कि इस शहर में 20,000 गटर ऐसे हैं जो खुले हैं, यानी उस पर ढक्कन नहीं।
और फिर वो कहता है कि अब जो है हमने अपनी फैक्ट्री बना ली है मेनहोल कवर्स की, और अब जो है हम हर महीने 150 ढक्कन जो है एक यूनियन काउंसिल को देंगे कराची में। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में। इस हिसाब से कोई, ये आप हिसाब लगा लें कि 150 ढक्कन 246 यूनियन काउंसिल को हर महीने कितने देते होंगे, और तब से अब तक 27 महीने हो चुके हैं। इस रिकॉर्ड और इस ऐलान के मुताबिक 9.5 लाख ढक्कन लग जाने चाहिए। हाँ, एक चीज ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जिस वक्त ये नए नए मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब होता, आपको याद होगा मलीर में एक वाकया पेश आया था जहाँ पे गटर का ढकना था नहीं था और वहाँ से बंदा गिर गया था। वो सलमान अब्दुल्ला मुराद की गालिबन गली थी वो, जिस वक्त वो डिप्टी मेयर बने थे। उस वक्त ये उज़्र, जिस वक्त पूछा था लोगों ने, तो उस वक्त ये उज़्र पेश किया गया था कि क्या मैंने या सलमान अब्दुल्ला मुराद ने ढक्कन उठाए वहाँ के? भैया नशई पाउडरी हैं, ये ढक्कन उठाते हैं। तो उस वक्त तो नशई और पाउडरी पर आ गया। अब जो 2025 को आप वक्त रोल ऑन करें और यहाँ पे अब जिम्मेदारी जो है वो किसकी आ रही है वो अभी तक पता नहीं है। वो जमात इस्लामी पे डाल दिया, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी वालों पे डाल दिया, यहाँ पे एक दूसरे पे डाल रहे हैं, नशाई पाउडरी सब है, सब पे इल्जाम है, लेकिन कौन ओन करेगा ये किसी को पता नहीं है। तुफ है इस बात पे कि एक कचरा चुनने वाला बच्चा उसकी बॉडी रिकवर कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके बाद कराची वालों को हाथ उठा लेना चाहिए भैया निजाम से। देखें, एक तो ये कि ये कहना कि गटर के ढक्कन चोरी की नजर हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप ढक्कन ऑल्टरनेट तलाश करें ना। ढक्कन जो है लकड़ी के भी बनते, ढक्कन जो है वो फाइबर के भी बनते। और फिर अगर कोई चोरी कर रहा, आपने ई चालान के लिए कोई हजारों कैमरा लगा दिए, आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है थेफ्ट रोकने के लिए, तो उन जो भी हीरोइन चाहिए मंशात फरोश है उसकी निशानदेही करें, पकड़े उनको। आपकी पुलिस मौजूद है। और फिर किसी चोर बाजार में अगर वो सरिया बिक रहा है जो ढक्कन से निकलता, तो चोर बाजार पे छापे मारे, पकड़े उन चोरों जो खरीद रहे हैं इसकी। ये सब मुमकिन है अगर विल हो, अगर करना चाहें। और फिर से मैं कहूं कि मेयर कराची के ऐलान के मुताबिक 150 ढक्कन इन्होंने 246 यूसी को, हर यूसी को पर ईच यूज को 150 ढक्कन देने थे। इस हिसाब से आज 9.5 लाख ढक्कन। और रही बात कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, ये कानून है कागज पे कि इन्होंने हर जिले में अपने कस्टमर केयर सेंटर्स बनाने, आज तक एक नहीं बनाया। लोगों की रसाई नहीं है, कहाँ कंप्लेन करें? सीवरेज के मसाइल पर, खुले गटर के मसाइल पर कोई रसाई शिकायत आप किसके पास करेंगे? आपको पता है कौन इस सीवरेज का एक्शन कौन है, कौन ओहदेदार है जो इस मसले का हल करेगा? एक शहरी को पता ही नहीं है। और फिर इस शहर में वो कहते कि ये हमारा डोमेन नहीं। जब रेवेन्यू कलेक्शन का टाइम आता, के इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी का टैक्स लेने जब आते आपके घर, अब बिल के साथ आता, तब तो कहते हैं कि ये हमारा डोमेन है, हमारी जुरिस्डिक्शन है, हमारा इदारा है। और जब सर्विस डिलीवरी का टाइम आता, आलमगीर साहब, हमें तो एक चीज पता है, जब कोई गोल घुमा रहा होता है तो वो इसलिए घुमा रहा होता है क्योंकि उसको मसले का हल नहीं करना। आपकी पीपल्स पार्टी को, यहाँ के दीगर स्टेक होल्डर्स को डिसाइड करना है कि उनको मसले का हल करना है या लोगों को इस विशेष सर्कल में घुमाते रहना है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप रात वहाँ मौजूद थे और आपकी निगरानी में भी और लोगों ने वहाँ पर काम किया, और उस बच्चे का खास करके शुक्रिया जिसने इस डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। अच्छा, एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम कराची से जुड़े ही मुख्तलिफ जो इशू उन पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। चलिए एक बार फिर कराची के इशू को कंटिन्यू करते हैं। और ये कराची का इशू जो है ये होता क्यों है? कराची के शहरी जो हैं वो बरसों से ख़राब और टूट फूट की शिकार सड़कों, नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किलात सह रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध अब इस अलमिये पर रिएक्ट कर रही है और 25 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज की मंजूरी तो दे दी गई है। सवाल ये है कि अगर फंड्स मसला नहीं तो पहले इन सड़कों और बुनियादी ढांचे की खराबियों पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? मैं इस पे आज जो हमने मेहमान को मदू किया है वो कराची की, जिसको कहते हैं ना कि रग रग से वाकिफ है बिल्कुल, एब्सोल्युटली, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त के लिए। और अरबों के, खरबों के, ट्रिलियंस, पता नहीं जिलियंस ऑफ डॉलर्स के कराची पे आप लगा दें मंसूबे, लेकिन मुझे ये तो बताइए फ़हीम साहब कि हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिक इस लायक भी है कि इन खरबों डॉलर्स का बोझ बर्दाश्त कर सके? एक आम सी मिसाल देता हूं, सड़क है, टूटती है, लोग परेशान होते हैं,
लोगों को नहीं पता कि सड़क के ऊपर का इशू नहीं है, सड़क के नीचे जो हमारी बोसीदा पाइपलाइंस हैं जिनको 25 साल पहले चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुई है, वो ज्यादा मसला है। सो सर प्लीज टॉक मी थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सिटी। सबसे पहले दोनों का प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, जो आप प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कराची की जो गवर्नेंस का फेलियर है या इस मुल्क में गवर्नेंस का फेलियर है, ये उसका मजहर है। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था, मेयर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने 86,000 मेन होल कवर्स जो हैं वो कराची में लगाए हैं। आप एज मीडिया, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, चौथा सतून है इस रियासत का। अगर मैं आपकी जगह होता या आपके साथी की जगह होता तो मैं उनसे पूछता कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही, हमें सिर्फ यूसी वाइज जो है ये बता दीजिए, ये 86,000 आपने जो लगाए हैं मेन होल कवर्स वो कहाँ लगाए हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, आप बड़े आराम से मेयर साहब से या वाटर कॉर्पोरेशन से डिमांड कर सकते हैं कि 86,000 रुपए का तो बिल बना, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी अदा हुए, उनमें से एक्चुअली कितने जो मेन होल कवर्स हैं वो किस वार्ड में, किस नाली पे, कहाँ पे लगे, ये डिजिटली आप लोड कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे, हम देख लेंगे वाकई में ये बात सही है नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप जब तक नाराबाजी करते रहेंगे 25 अरब रुपए, 25 खरब रुपए, ये तो सारे लोगों की जेब में जाते हैं ना, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जेबों में जाते हैं। आप जो रेड लाइन की, बीआरटी की रेड लाइन पे आप खड़े हैं जी, जरा मेयर साहब से, मिनिस्टर साहब से ये कहें कि भाई साहब इस बात को ऑडिट करा दीजिए, आज तक बीआरटी के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर कितने पैसे सरकार ने इशू किए और कितने % काम हुआ है। अच्छा, ये मेरा ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है, रहा है, हम ये नहीं पूछते जब तक हमारा जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है वो डेटा ड्रिवन नहीं होगा। उस वक्त तक ये सियासतदान सिर्फ नाराबाजी करेंगे। कराची का प्रॉब्लम मैसिव गवर्नेंस का फेलियर है, मैसिव करप्शन का फेलियर है। आपने कभी ये, अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सिंध के हिस्से बखरे करने को भूल जाइए, ठीक है, आप ये बात नहीं कीजिए कि कोई कराची को अलहदा सूबा बना दिया जाएगा। कराची पहले कभी ये कराची सूबा, अलहदा सूबा या हैदराबाद अलहदा सूबा, ये कभी नारा नहीं था ना। ये बेसिकली लोग अब इतने जी होश हैं, इतने जी शऊर हैं, वो ये देखते हैं कि ये हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ मेरे शहर को लूट रहे हैं। इसके ऊपर ये जिलियन ट्रिलियन पानी की लाइन 25 साल पहले चेंज होनी थी। देखिए, अगर कराची का या इस मुल्क का या सूबे का बजट 100 रुपए है, चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब ये कहें कि भाई इसमें से हमारे पास 10 रुपए डेवलपमेंट के लिए हैं और ये 10 रुपए हम इस जगह पे खर्च करेंगे, लोग कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई नए सूबों की बात नहीं करेगा। आप उनको जस्टिस दीजिए। आप यहाँ तो क्या है, ये जो बीआरटी जो है, आप जिस ठेकेदार को आपने दी है, या इससे पहले जो यूनिवर्सिटी रोड 1 अरब रुपए से जायद पे आपने बनाई और उसको खोद डाला, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना। तो कराची का प्रॉब्लम 25 साल पुरानी बोसीदा पाइपलाइन नहीं है। कराची का प्रॉब्लम जो है बुनियादी तौर पे, या इस मुल्क के किसी भी शहर का, आप लाहौर के अंदर आप दिखाते हैं कि जब आप फुटपाथ पे चलेंगे तो बिजली जनरेट होगी जो कि स्ट्रीट लाइट जलाएगी, गाड़ियां चलेंगी उससे स्ट्रीट लाइट होगी। एक तरफ आप वहां जा रहे हो और एक तरफ कराची को आपने कचरा कुंडी बना दिया है। तो ये कराची, तुगलक हाउस यानी सिंध, ये इस्लामाबाद, ये पिंडी, ये तमाम जो हमारे अरबाब इख्तिदार हैं उनका फेलियर है। एब्सोल्युटली। फहीम साहब, एक वक्त था जब हम कराची वाले ना डिफेंड करते थे, यानी अगर लाहौर की कोई तारीफ हमारे सामने करता था या इस्लामाबाद की करता था
कराची वाले उसको डिफेंड करते थे कि दिस इज व्हाट इज गुड अबाउट कराची। राइट नाउ कराची वालों की सिचुएशन ये है, दे आर थिंकिंग टू मूव फ्रॉम कराची। व्हाई? बिकॉज पोल्यूशन, थिंकिंग दे आर मूविंग आउट ऑफ कराची। Here you are. So कहने का मकसद ये है कि एक सबर का पैमाना होता है, वो कराची वालों का अब लबरेज हो गया है। हर शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पर ये डाल रहा है कि कराची में कहीं सड़क नहीं बनी हुई, कहीं गड्ढा है, कहीं गटर का ढक्कन नहीं है, कहीं टूटी हुई सड़कें हैं, कहीं स्कूल का निज़ाम बदतर है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ एज के इस रियासत के चौथे सतून के तौर पे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है। बोल्ड टीवी कर ले, एक वेबसाइट बना दे, लोगों को इस बात की दावत दे कि भाई जिस शहर में जिस पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिस मेन होल के ऊपर कवर नहीं है, काइंडली इसके ऊपर लॉग इन करो, इसमें बताओ। सोशल मीडिया का जमाना है ना, ठक लोग डालना शुरू कर दिए। जब मैं बच्चा था तो कराची शहर में जो ये स्ट्रीट लाइट के खंबे होते थे, हर गली के कोने पे उसके ऊपर एक नंबर पड़ा होता था सफेद चौक से या पेंट से, वो उस स्ट्रीट लाइट के पोल का एड्रेस होता था। तो जब स्ट्रीट लाइट या मैन होल के ऊपर अगर कोई चीज मिसिंग होती थी या बल्ब तो उसका जब केएमसी या शहर के स्टोर से कोई मटेरियल निकलता था तो रजिस्टर में लिखा जाता था ये कहाँ जा रहा है। आज तो है ही नहीं ना। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, मैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरी बात पे यकीन कर लो। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, मैं आज मेयर हूँ, मेरी बात पे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। वो जो बजाय तरक्की करने के हम रिग्रेस कर गए, हम पीछे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और उसमें मेरा और आपका कसूर उतना ही है बिल्कुल जितना इस रियासत का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, हम आपको आगे भी ज़हमत देते रहेंगे। सो मच आपकी गुफ्तगू के लिए। कुल मिला के बात यह है कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगेन कोई गोताखोर, कोई केएमसी, कोई शायद इतना नहीं जान सका जितना वो कचरा चुनने वाला बच्चा जान गया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जाते जाते मेरे, आपके और तमाम तर हुक्कामे वाला के लिए ये एक वार्निंग है, वेकअप कॉल है कि मैं और आप नहीं जानते, ये बच्चा जानता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, साथ साथ सुनते जाइए। वेलकम बैक। तो जनाब अब एक और अहम स्टोरी और एक और अहम फेडरल पाकिस्तान का इशू, इंटरनेशनल इशू जो बनता जा रहा है, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी कल कमेंट किया। वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि निहायत सख्त और दो टोक पैगाम था उसका, उनका अफ़गान अब हमारे मेहमान नहीं है। ये वो एक क्लियर मैसेज है जो पहले से हम दे रहे थे, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि हर हाल में इन्हें वापस जाना होगा। ये वो बयान है और ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में होने वाले जो हालिया हमले हैं उनमें अफ़गान शहरियों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं। FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ हो या फिर इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत का जो वाक़या था, दोनों सिचुएशंस में हम देखते हैं कि जो सारे ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से ही जुड़ते हैं। इस मामले पे बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, ये तो नविश्ता दीवार थी और इसे अब पढ़ने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। जो फैक्ट्स पेश किए हैं वज़ीर दाखिला साहब ने वो बड़े ही कॉन्क्रीट हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ हो रही है उस पाकिस्तान में मिसप्रिंट्स, वो सारे ताने बाने वहीं से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इस बयान को कैसे समअप करेंगे आप? जी फैसल और सादिया, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये एक यूनिक हमारी एक बॉर्डर की कॉम्पोजिशन है हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान के 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ नॉर्मल टाइम पे, आजकल तो पाबंदी है, गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। ये ऑलमोस्ट इतनी कंफर्ट जोन है आपस में ट्रेड का और रहा है ट्रेडिशनली कि हम इतनी ज़्यादा फेवर्स एक्सटेंड करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही कहा हमारी इंटीरियर मिनिस्टर ने कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन जो हम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह का रिस्पांस दूसरी तरफ से नहीं मिलता। हमने 2016 में, देखिए गलतियां, हम आप सही कह रहे थे फैसल कि हमसे भी गलतियां ये हुई हैं कि हमने जो बॉर्डर के ऊपर वीज़ा जो इन्फोर्स किया है सही मानों में 2016 में किया है। उससे ज़्यादा डिफरेंट ट्रेवल के डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन फॉर्मल वीज़ा 2016 में हुआ है। उससे ये हुआ है कि लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुई है, कारोबार हो गए, सेटलमेंट हो गई, और यही हमने देखा कि उनके जो दहशतगर्द एलिमेंट थे
उनको भी इसी दौरान मौका मिल गया कि एक दूसरे मुल्कों में आना जाना, सेटल होना। फिर आपने देखा कि हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पर एक नेगेटिव रोल प्ले किया, तो वहाँ से एक ट्रांसपोर्टेशन या हमारे मुल्क की तरफ इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई दहशतगर्दी की अंडर द गार्ब ऑफ या ट्रेड या इमिग्रेशन या महाजरीन, तो जाहिर है तो ह्यूमैनिटेरियन ही करते रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का देखिए, पिछली दफ़ा 2021 में जो अभी आए हैं तालिबान, 96 में जब ये पहली दफ़ा आए थे तो 3 मुल्कों ने इनको तस्लीम किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने। अभी देखिए सिर्फ एक रशिया ने इनको कबूल किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह या एक गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ये अभी तक उसी जत्थे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि इनके पास पावर है और गन कल्चर के हिसाब से चलना चाहते हैं, बाय फोर्स। ये इसी वजह से आप नोट करें कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस का कोई ऐसा रूल या ऐसा कानून कोई फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अपना अर्न नहीं कर पा रहे। ना उन्होंने गवर्नेंस में कोई दिखाया, ना डिप्लोमेसी में दिखाया, ना अपने बिहेवियर चेंज, ना अपनी कैपेसिटी में दिखाया कि हमारी कैपेसिटी है कि हम दहशतगर्दी को रोकेंगे। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा इख्तलाफ ही यही है और यहीं पर आता है। अब देखिए एक दूसरे को पुश करके, पुल करके, इस तरह के हालात करके कोई भी दुनिया में मुल्क सर्वाइव, एक दो नेबरिंग बॉर्डर तो बिल्कुल नहीं रह सकते। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इंडियन एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडोमिनेंट है और उसकी वजह यही है कि डिस्टेबलाइजेशन चाहता है हिंदुस्तान। आपने नोट किया होगा कि जब से ये मई का वाक़या हुआ है अब और ज़्यादा वाक़े बढ़ गए हैं, पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। अफगान हुकूमत इस वक्त इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रही है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, मई में हमारा जो कॉम्बैट और कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो एक न्यू बॉर्न अपॉर्चुनिटी के तौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत ले रही है। और यही मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ऐसा नहीं करती, हुकूमतें ऐसा नहीं करती। हुकूमतें एक दूसरे को कोलैबोरेशन करती हैं और अपना इंटरेस्ट देखती हैं। वहां पे मैंने जैसे कहा कि 25-30 हज़ार गाड़ियां नॉर्मली जाती थी, बॉर्डर इतना रिलैक्स था 2016 से पहले। वो पॉजिटिव जेस्चर को पॉजिटिव जेस्चर मानते नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी गिनते हैं कि अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी दूसरा मुल्क ज्यादा बेहतर दे रहा है, जिसकी वजह से हालात बदकिस्मती से हमारे नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जी। दुनिया भर में चीज़ें जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दें तो उनकी एक लिमिट डिसाइड की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साजी है वो ह्यूमैनिटेरियन से ज़्यादा इमोशनल भी रही है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। वाई आई से इट, देखें ये वही अफगानी हैं जिनको रेफ्यूजीज़ के तौर पर दूसरे ममालिक ने भी अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दहशतगर्द अनासर हैं इनमें और इनके थ्रू ड्रग हो गया या किलिंग्स हो गई, इसमें ये मुलव्वस रहते हैं, तो फिर उन्होंने फौरी एक्शन लिया। उन्होंने वेट नहीं किया 5 साल 6 साल 10 साल के हम इनको टेस्ट करते हैं, ये कि ये लोग तो बहुत गरीब लोग हैं और अभी इनको फ्लरिश होने के लिए टाइम चाहिए, हमें इनकी केयर करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखा। पाकिस्तान हैज़ बिन कंसिस्टेंटली मेकिंग दिस मिस्टेक। सादिया, आई एग्री विद यू कि हम एक जो मुस्तकिल मिजाजी हमारी पॉलिसी में वो नहीं रही। गवर्नमेंट्स के साथ हुकूमत की पॉलिसियाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेरी करते रहे हैं, कभी हम सॉफ्ट रहे हैं, कभी बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर है ये लीवरेज तो दुश्मन हर, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से दुश्मन पेनिट्रेट करना चाहे या हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड हो, वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने भी थोड़ी पिछले सवाल के जवाब में ये गुजारिश की थी कि 2016 से हमने वीज़ा एनफोर्स करना शुरू किया। उससे पहले तो ये ओपन बॉर्डर टाइप था, एक सम रिस्ट्रिक्शन, सम परमिट्स, सम अलाउंसेस वगैरह दिए जाते थे, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। अगर हम एक दफा करें, हमने किया क्या आज तक, एक और चीज नोट करें, हम सबसे ज्यादा टूल यूज करते थे जब तक हमने आर्म्ड वो जिसको कहते हैं ना प्यूनिटिव स्ट्राइक नहीं की। इससे पहले हम जब भी होता था हम थोड़ा सा बॉर्डर स्टेट करते थे और हम कहते थे ये अफगानिस्तान को जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनको वापस भेजना शुरू कर देते थे। ये हमारी टोटल कैंपेन होती थी, शॉर्ट लिव्ड होती थी, खत्म हो जाती थी और उसका असर भी खत्म हो जाता था। पहली दफा हमने प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स की हैं। एक चीज और नोट करें, हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से, मैं अक्सर कहता हूं जब आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है तो आपकी जो पावर टू हर्ट होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा हर्ट कर पाएंगे, जो हमने नहीं किया अफगानिस्तान में, जो हमने स्ट्राइक्स की थी बड़ी वेल मेजर्ड थी, वेल कैलकुलेटेड थी, वेल टाइम थी और बहुत फोकस थी। अगर हम इनको ज्यादा मैसिव रिटेलिएशन में जाते, जो कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वजह से नहीं की, अगर हम ये समझते थे कि इससे शायद इनको ये फीलिंग आ जाएगी कि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, हमारी पोजीशन टू बार्गेन आपसे बेहतर है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इसको बाइंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। आप दोनों एग्री करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का जो कैंपेन होती है उसके अंदर सीज फायर नहीं होती,
अब आती हैं बातें खुलकर आ रही हैं कि हमारे दोस्त ममालिक ने हम पे बड़ा प्रेशर डाला, तुर्की ने भी और कतर ने भी, कि आप सीज फायर करें। देखिए, सीज फायर इस तरह के जो प्यूनिटिव प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स की जाती हैं, जो पनिशमेंट के तौर पर की जाती है, पॉज नहीं दिया जाता। गुरिल्ला वॉरफेयर में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता कि इनको टाइम मिल जाता है ब्रीदिंग का, रीलोकेट करने का, हाइडिंग में चले जाने का, कैमोफ्लाज करने का। तो ये हमने फिर भी किया विद द पर्पस कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट दुनिया समझना चाहती है हमें, तो हम उसी तरह बिहेव करें। और लोग अब एक्नॉलेज करना शुरू हो गए हैं। और आपने नोट किया, आखिरी पॉइंट है कि दहशतगर्दी के जो ताने बाने कहाँ, वो अमेरिका तक पहुंच गए हैं। और यही प्रेसिडेंट को भी, वेस्टर्न मुल्कों को भी, कि ये हम पाकिस्तान अनरीजनेबल नहीं है, ये हमारा हक है और हम इसको ऑब्वियसली आप सबको याद कराते रहे। खालिद साहब, पिछले सालों में अस्करी सतह पे तो हम ऐसे भी इस मामले को देखते रहे थे कि सबसे पोरस बॉर्डर होता था हमारा ये, तो उस पे हमारी तरफ से बॉर्डर फेंसिंग की गई, जिसको बार बार भेदने की वहाँ से कोशिश भी की जाती रही ना, तो वहाँ से तो हमने इसको पूरा करने की कोशिश की। नाउ अब ये पॉलिसी सतह पे ये मामला सामने आए हैं। पहले हम जो इरेगुलर जो ट्रेसपासिंग हो रही थी, हम उसको कर्ब कर रहे थे। अब ये रेगुलर पॉलिसी के बेसिस पे हम लोग लाए हैं। सो डू यू थिंक इज इट द सॉल्यूशन नाउ, या फिर देयर इज अनदर थिंग टू एड्रेस दिस इशू? कोई और किसी और तरीके से भी इसको हैंडल किया जाए? सॉरी जी, फैसला बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं भी एग्री कर रहा हूं। देखिए, दुनिया में आइसोलेशन में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि अब दुनिया में एक अवेयरनेस आ रही है। लोगों ने मानना शुरू किया है कि ये अफगानिस्तान तालिबान एक दहशतगर्दी या इंस्टेबिलिटी की बुनियाद पर चलते हैं। यानी कि जितनी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है, वही इनको फायदा देती है। लेकिन जो इनकी इंस्टेबिलिटी होती है, वो तमाम नेबर मुल्कों के लिए इंस्टेबिलिटी स्प्रेड आउट होती है, वो स्पिल ओवर होती है। अभी देखिए ताजिकिस्तान में क्या हुआ। रूस ने क्यों कहा है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, कि सब खतरे को महसूस कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान है, कल ताजिकिस्तान है, और अब कल को कोई और मुल्क भी हो सकता है। क्योंकि दहशतगर्दी की डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, टाइमिंग्स नहीं होते, एथिक्स मोरालिटी नहीं होती। तो जब नहीं होती, तो अब तमाम मुल्कों को फिक्र लगी। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद पहली कैंपेन में भी हमें और मुल्कों को लेकर साथ चलना चाहिए था। अमेरिका, सऊदी अरब को खास तौर पर, चाइना को खास तौर पर, जब हमने तुर्की और कतर की मदद से ये मुज़ाकरात किए थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर, आपको एथिकल और मॉरल प्रेशर ज्यादा मिलता है। अब भी वक्त है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट टाइप का डेवलप करें, इनफॉर्मल, नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन अपनी हिमायत में कम अज कम, कि देखिए हमारा ये स्टैंड है, हमें ये दहशतगर्दी का निशाना बनना पड़ रहा है, हमारा ये नुकसान इतने सालों से हो रहा है। तो आई थिंक दुनिया अब समझती भी है, हमें अपनी रेलेवेंस जो मई में हमने गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ऐड ऑन करना चाहिए और उसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। इट वाज वेरी यू वन मोर टाइम ऑन द शो। अच्छा जी, ये तो बात हुई कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और मज़ीद हम क्या इकदाम करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? सियासी फ़ज़ा इस वक्त गैर मामूली है और कशीदा नज़र आती है। इल्ज़ामात और बायमी महाज आराई से गुजर रही है और ऐसे में गवर्नर राज की बातें भी की जा रही हैं। जी हाँ, गवर्नर राज इसी सूबे के गिर्द उसकी बहस जारी है। सख्त बयानात, ताकत के इशारे सियासी माहौल को मज़ीद भारी बना रहे हैं। सीनियर तज़्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, गवर्नर राज के हवाले से क्या अंदर की खबर है? देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वाजे हो गई हैं। फैसल, जिस तरीके से पार्लिमानी मिनिस्टर हैं तारिक फजल चौधरी, उसके बाद राना सनाउल्लाह और तीसरे तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, ये तीनों कह चुके हैं कि जी ये बाकायदा एक ऑप्शन है, हम यूज़ कर सकते हैं, आईनी तौर पे गवर्नर रूल लग सकता है। उससे पहले आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले जिस तरीके से फैसल करीम कुंडी आके मुलाकात कर गए थे टॉप हायरार्की से यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो गवर्नर है केपी के, तो कई हवालों से कहा जा रहा है कि बड़ा सीरियस गवर्नेंस का वहाँ पे इशू है, करप्शन है, दहशतगर्दी है। नतीजतन अब यह है कि जिस तरह माहौल इतना तनाव का बन गया है, तो ये ऑप्शन भी है जिस पे गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में आपने देखा जो अच्छा ज़ईक को बनाने के लिए वो कह रहे हैं जी नोटिफिकेशन इशू करें, उन लीडर ऑफ द अपोजिशन का पीटीआई, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी हम तो पार्लियामेंट को लगा देंगे, आग लगा देंगे। उसके बाद बड़ा रिएक्ट किया, आपने देखा स्पीकर साहब की तरफ से कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब मसला वहाँ पे है कि वो कह रहे हैं स्पीकर साहब के जी कुछ लोग वहाँ पे अदालत में चले गए हैं कि इनकी नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, इनका जगजई साहब का। वो कहते हैं ये मामला सब जुडिस है, अदालत में है, लिहाजा हम नहीं कर सकते। इधर से ये फिजा उनकी वजह से ख़राब हो रही है, उनके सख्त तनाव की वजह से। ऊपर से
आप देखें केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने तो धमकी दी है, उन्होंने कहा जी लगा के देखें फिर आपको हम बताते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो सूरत हाल तो फैसल अब वाकई जिसको लगते हैं बहुत सीरियस हो गई है, और अंदर से जो इतलात आ रही हैं खबरें तो यही है कि हुकूमत को ये करना पड़ेगा। हुकूमत ने कहा है कि ठीक है, अगर ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं, अगर ये कहते हैं कि जी हमने डायरेक्ट बात करनी है साहब, इससे आपको नहीं लगता कि मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं? हमें ये पता है कि पीटीआई क्या करेगी, पीटीआई कोशिश करेगी कि वो एहतजाज की जानिब जाएं, वो एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को जमा करेंगे, पूरे मुल्क से भी कोशिश करेंगे। हम इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल। एट दिस टाइम हमारा फोकस तो सिर्फ ये होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स के थ्रू जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है जिससे हमें नुकसान हो रहा है उसको कर्ब करें। सो व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ गवर्नर राज? देखिए सादिया, सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है। अब इसमें भी दो ओपिनियन है ना। अब पार्टी के अंदर जो एक बड़ा ग्रुप है बैरिस्टर गौहर का, वो तो मामलात को ठंडा करके चलाने के हक में है, और पार्टी के वो लोग जो जिनको ये समझते हैं कि हमने निकाल दिया लेकिन सियासी तौर पे बड़े मुतहर्रिक है, उनमें अपने देख लें फवाद चौधरी को देख लें, और इस तरह जो एक जेल में बैठे हुए हैं अपने शाह महमूद कुरैशी, और तीसरे वो भी आजकल जेल से निकल आए हैं लेकिन उमर रसीदा हैं, परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, वो तीनों इनको मशवरा दे रहे हैं कि जी जो तरीका आपका है ना, यू वोंट बी एबल टू गेट एनी रिलीफ अनलेस कि आप ये जिस तरह के आप बयानात आप देते हैं, जिस तरह से शरअंगेज बयानात देते हैं, इससे तनाव पैदा होता है। दूसरा ये कि आपकी पोजीशन टेनेबल नहीं है जब तक आप ये कहेंगे हमने डायरेक्ट बात करनी है। केपी की हुकूमत कहेगी कि जी हमें तो बात करेंगे, और जिरगे भी करा के आपने देख लिया बात नहीं बनी। देखिए सादिया, सूरत हाल ये है कि अब ये 26 नवंबर गुजर गई है, नहीं कर पाए। इन्होंने प्लान किया था बड़ा जलसा जुलूस, एक छोटा जलसा किया उन्होंने जिसपे पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए, जो इन्होंने पेशावर में किया था, वो भी पूरा पंडाल नहीं भर पाया। अब लोग कह चुके हैं कि जी आप सारे अपने ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तहरीक आपसे चली नहीं है, और आपसे ये बार बार कहा जा रहा है कि जी आप कोई और तरीका अडॉप्ट करें जिससे मामलात सुलह सफाई की तरफ जाएं और आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन आप देख लें, ये पहली पाकिस्तान की सादिया हुकूमत है जो अपोजिशन पार्टी है, वो जो वहाँ पे तो इनकी हुकूमत है, जो यहाँ पे सेंटर में बैठे हुए ये कहते हैं कि हम धौंस धांधली से जिसको कहते हैं गाली गलौज से अपने मामलात को अपने हक में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, सियासी तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका नुक्ता नज़र ठीक होगा, लेकिन जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो आप रिसीविंग एंड पे होते हैं। आप इस तरह की बातें करके ये बात नहीं मानी जा सकती। और दूसरा साथिया, ये बात माननी पड़े कि वो कहते हैं ना पावर पॉलिटिक्स कुछ और होती है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कुछ और है। तो ये अब पावर पॉलिटिक्स में ये दूर दूर तक उसके करीब नहीं जा रहे, नतीजतन पार्टी को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। सेनेट एलिमेंट में जाती तौर पे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने हमसे बातें की हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी तबाह हो रही है। और दूसरा है कि जिस तरीके से पार्टी का चीफ कुछ कहते हैं, बाकी लोग कुछ और कहते हैं। मसलन उन्होंने कहा पार्टी के अंदर ये बहस हो रही है कि जब बानी पीटीआई ने मना कर दिया था कि आपने बाइकआउट करना है ये बाई इलेक्शन का, तो आपने क्यों हिस्सा लिया? इस पे भी कहते हैं कि बानी पीटीआई को गुस्सा है। आपने सिलेक्टिवली आपने किया, हरीपुर का इलेक्शन आपने लड़ा, लाहौर का इलेक्शन लड़ा, दोनों जगह हार गए, उससे भी बड़ी एम्बैरेसमेंट पैदा हुई। तो मेरा ख्याल है जब तक के बानी पीटीआई साथिया ये अपने अख्तियारात को निचली सतह तक नहीं देते, सेकंड थर्ड टीयर नहीं, यही मामला होगा। हर बात में ये बात होगी जी बानी पीटीआई से पूछ के बताएंगे। आपने बड़ा सवाल उठाया था कि जी हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये सुहेल अफरीदी ने आके, और 3 हफ्तों के बाद इन्होंने 2.5 हफ्तों के बाद हुकूमत बनाई, जब तक कि हमें मिलने की इजाज़त नहीं जाएगी। भाई लोग पार्टियाँ जेल में जाते हैं, नवाज शरीफ साहब गए जेलों में गए, जरदारी साहब गए, बाकी गए, क्या इसका मतलब है कि हर चीज़ रुक जाती है? मेरा ख्याल है ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं सुसाइडल है उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। अब देखना यही है कि इस लड़ाई में किसका नुकसान होगा और अल्लाह माफ़ करे फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अब गवर्नर राज की तो बातें हो रही हैं, अंदर से भी इतलात आ रही है कि एनफ इज एनफ वाली बात कर दी उन्होंने, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, कारकर्दगी वहाँ पे केपी में नहीं है, करप्शन रुक नहीं रही, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं, कोर कमेटी में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल कमेटी में इख्तलाफात हो, तो ऐसे तो यू वोंट बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है, आप बात करें, मामलात को हल करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो जनाब सियासी नाश्ता, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वैसे तो ओवर द वीकेंड सादिया मुझसे पूछती रहती है कि कहाँ गए, लेकिन ये खुद जहाँ जाती हैं बताती नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ गई। पाकिस्तान की जो ख़ातीन है, ख़ासतौर पे देही ख़ातीन, अब अपने रिवायती किरदार से आगे बढ़ के नई पहचान खुद बना रही हैं। अपने ज़ोर बाजू से, अपने यकीन से वो औरतें जो साबित कर रही हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ ख्वाब में नहीं, मेहनत और हिम्मत से हकीकत भी बनती है। तो सादिया ऐसे ही हमें एक मॉडल विलेज में लेके जाएंगी। इस गांव का नाम है लाखो भामरो और यहाँ क्या कुछ हो रहा है, यहाँ की खातीन कैसे अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल रही हैं, आपको लेके चलते हैं। लेट्स गो। चमन था बगावत बगावत कंदासी मिठी माऊ तुई जी हिफाजत कंदासी। बगावत का नारा बुलंद करती ये हैं लाखों भमरों की इनकलाबी खवातीन जो बगावत कर रही हैं माशरे की सोच के खिलाफ, जिद्दोजहद कर रही हैं गुर्बत के खिलाफ, जिनकी जुस्तजू है बेदारी, खुददारी, खुद मुख्तारी। और ये है लाखों भंबरों, ठट्टा का एक मॉडल विलेज जहाँ की सोच बदल रही है क्योंकि यहाँ की औरत बदल रही है। तालीम से लेके कारोबार तक, 18 साल की सफिया से लेकर 58 साल की माई जोहरा तक। हमने ये सुन तो रखा है कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, लेकिन अगर इस जन को अपने कैनवस में रंग भरने की इजाजत नहीं मिलेगी तो ये कायनात रंगीन कैसे रहेगी। इसीलिए इन खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके फ्यूचर के लिए, इस गांव के लिए, पूरे मुल्क के लिए। लाखों भामरों भली कार। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं गांव के बच्चों से जिनके स्कूल का टाइम हो गया है। मैं अभी लाखों भमरों स्कूल में मिस सफ़िया की क्लास में आई हूँ और मिस सफ़िया वैसे तो आजकल बच्चों को पढ़ा रही हैं, टीचर हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए पढ़ाई हासिल करने की आसानी पैदा करने से पहले उनके लिए क्या चैलेंजेस थे ये जानते हैं मिस सफ़िया से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सफ़िया, मुझे ये बताओ आपकी उम्र क्या थी जब आपने पढ़ना शुरू किया और कौन सी क्लास से पढ़ना शुरू किया था यहाँ पर? मैंने यहाँ पर 1 क्लास से शुरू किया था और मुझे एज नहीं बताती मेरी कितनी थी। कोई भी खातून नहीं बताना चाहती है। अच्छा, लेकिन मुझे इसलिए पूछना था क्योंकि अब तो जो बच्चियाँ स्कूल में आ रही हैं, मैंने नई सी बनवाया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, घर वालों को मनाना बहुत इजी था, लेकिन माहौल और गांव का बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब मैं स्कूल आती थी पहले यहाँ पर पढ़ती थी तो कोई इशू नहीं था। मैंने 5 क्लास यहाँ पर पढ़े। जब मैंने 5 क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जब मैंने 6 के लिए छतोचंद में एडमिशन ली, यहाँ से सर्टिफिकेट निकाला, मैं जब जाने लगी थी स्कूल में तो जब अभी 1 मंथ हुआ था तो मेरे जो चचा लोग हैं हमारे जो ख़ानदान में, उन लोगों ने बोला मेरे अब्बू को कि आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे तो हम आपसे नाता रिश्ते तोड़ देंगे। तो जी मेरे अब्बू ने बोला कि सारी दुनिया छोड़ दे, चाहे आप छोड़ दो, चाहे मेरे माँ बाप छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोई भी कांटेक्ट मुझसे गाँव नहीं रखे, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो सके तो अच्छे से अच्छे टीचर आए जो बच्चों को इंग्लिश उर्दू मीडियम। तालीम का शऊर बेदार हुआ तो खवातीन ने माश भी अपने हाथ में ले ली। मेहनत कश हाथ, रंगीन दस्तकारियां तो बनाते ही थे, अब फिश फार्मिंग भी अंजाम दे रहे हैं। नए माशी जराए तलाश करके अपने मयारे जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं और अपने गांव की तकदीर को नया रुख दे रहे हैं। जोरा माई वो खातून है जो यहाँ पर फिश फार्म चला रही हैं। उनकी ताकत ये फिश फार्म कैसे बना है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जगह जो मेरे पीछे है, जो अब एक फ़िश फार्म है, ये पहले क्या था? पहले ज़मीन का टुकड़ा था लेकिन गैराबाद पड़ा था। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो हम उसको सही करें या उसमें कोई फसल वगैरह डालें, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। हमने फ़िश फार्म बनाया, उसमें मछली डाली। पहले एक मर्तबा हमने बेकरो करी जिससे 70 हज़ार सबको फ़ायदा हुआ। फिर दूसरी मर्तबा हमने मछली डाली है और एक हमने गाय
3 गायें लेके रखी है, वो भी हम बेच के बकरा ईद में वो जो कर्जा है वो लौटा के देंगी। जो बचत होएंगी, जो हम गरीब औरतें हैं आपस में मिलजुल के काम करती है, उसको फायदा होएगा। हमारे बेटे भी है, बेटियां भी है। बेटियों को हम बेटे को अभी भी पीछे कर रहे हैं, बेटियों को आगे कर रहे हैं। क्यों? बंदे तो बाहर भी जाके काम करते, लड़कियां कहाँ करती, हम अपने साथ से कहते। मैंने 5 क्लास पढ़ा है, लेकिन हमारे गांव में जो ना 5 क्लास पढ़ के घर में ही बिठाते थे, शहर नहीं भेजते। क्या करते थे, 500 दिहाड़ी कमाने वाले शहर भेजे, वो भी खर्चा होता था। अब शुक्रगुजार हूँ, अभी हमारे गांव में लड़कियां पढ़ने जाती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो शुक्रगुजार सी हूँ। जब औरतें खुद मुख्तार होती हैं तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी नस्लों को बाइख्तियार बनाती हैं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आज़ादी उन्हें खुद एतमादी देती है, नई सोच के लिए रास्ते हमवार करती है। जब आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो सिर्फ गांव का नहीं, ये आसपास आप मेरे सारे इतने बच्चे देख रहे हैं ना, इनके चेहरों पे जो मुस्कान है ना, इन चेहरों का नाम मुस्कान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में एक उम्मीद है, वो लॉ है जिसे ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुंचे, पाकिस्तान में ना रहे, दूर तक इनकी शाइन नजर आए। ये शाइन आपके इनके चेहरे पे नजर आ रही है ना, ये इसलिए है क्योंकि आज हम इन बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं इनके अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारे मुल्क के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, कैसा लगा आपको मेरा वीकेंड टूर? बहुत अच्छा, ये तो देखने वाले बताएंगे कि उनको कैसा लगा। बट देख के ये अच्छा लगा कि वो जो हम रोते हैं ना कि यार यहाँ खराबी वहाँ खराबी है, जहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है भाई, कराची में जो बहुत अच्छा हो रहा है वो तो पूरी दुनिया में चमक रहा है और हर साल वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस साल हमने 100 से ज़ायद कंट्रीज़ को वेलकम किया है अपने मुल्क में। किस इवेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ? वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए। दुनिया भर की आवाज़ें, लहजे, फ़न एक छत के नीचे जमा हैं। कहीं अफ्रीकी ढोल गूंजते हैं, कहीं तुर्क साज बहते हैं और कहीं लातीनी धुनें पूरे हॉल को महसूर कर देती है। आज उसी आलमी फेस्टिवल से बड़े दूर 7 समंदर पार से हमारे एक मेहमान आए हैं। ही इज़ फ्रॉम चिली एंड चिली से विसेंटियागो से गिटारिस्ट हैं विसेंटे अलेजांदे, और उनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning, guys. Thank you so much for coming, Vicente. Thanks for coming and, here. It's a pleasure having you. And you know, I can see that beautiful instrument in your Exactly. hand. Before we get the taste of it, how are you feeling in this country? How is this country, city treating you? Very well, excellent. This is the second time I come here, and I love, the environment, the atmosphere of people. Is very warm, so it feels really good. Thank you. Yes. It's wonderful to actually have you here as well. Thank you. Just let me know about, we've seen the conventional guitar in Pakistan getting played obviously in our own music as well, Exactly. but this guitar is Spanish, I believe. So tell me a little about it. Yes, exactly. We were speaking earlier a bit about it, and the kind of guitar, this type of guitar is called Spanish guitar or classical guitar. And this is called Spanish guitar because it was created basically in Spain. Yeah. It's one of the most important contributions of Spain to the world. I've heard that Spain produces the best guitar in the world. Some of the best guitars are in Spain, definitely. Nowadays you can find in many other places too, but definitely in Spain they build some of the greatest guitars. Definitely. Mm-hmm. Right. And let me first translate as well. So, अलियांदे कह रहे हैं कि भाई उनका खुद का ताल्लुक जो है वो तो है चिली से, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, लेकिन जो गिटार है उनके पास स्पेनिश है. सो we'll talk a bit more, but before we talk a bit more, how about we hear something now? Of course. What I'm going to play now is a traditional song, a folklore song of my country, Chile, and it's called Mándame quitar la vida. Basically, this means like take my life. This is what it means. Okay, तो विसेंटे जो है वो एक लोक गीत जो है चिले का वो प्ले करने जा रहे हैं. There you go, sir. There we go. Mándame a quitar la vida.
vida, allí amas y es feliz, duela adorarte, allí amas y es feliz, duela adorarte, que yo no soy el primero, allí ama que muere por ser tu amante, allí ama mándame a quitar la vida, me mandan que te olvide como si fuera una cosita fácil que se pudiera, me mandan que te olvide como si fuera que se pudiera y sí, amor variable, anda a querer a otro y a mí dejarme, reina de las pasiones, los corazones. Whenever I get to visit Chile, we'd like to have some time of yours, and while we can go on a boat and you can sing to us. It was just that. It just took me to that space. Very wonderful. How do you think is the significance of this culture festival that you're here for? Have you been able to meet other musicians and jam with them and improvise with them, and how do you feel was the impact of it? I think it's everything that is cultural or regards culture and highlights culture and puts it on first place, I think is something that it should be cherished and valued, and at the most of the importance, because basically every single person builds culture and is part of the culture of a country. So that's why I decided, for example, when I was invited to perform something, they were asking me if I was going to perform my own personal music, and I said no, I'm going to play traditional music of my country, because I want to basically introduce to Pakistan and show a little bit of my country. So I think through culture is the only way that actually we can really unify the world, and especially nowadays where we can see the world is very apart. So yeah, super important. They say that music knows no boundaries, and when you're playing, now this is an alien language to us. We don't understand Spanish, but we can connect it easily. You can feel it. Oh yes. Same way, it's just a short thing. You know, when I was younger and we used to listen to the radios, most of the songs that we could hear, they were in English, and we didn't speak any English. You know, in my country, we don't speak any English. Most people nowadays, younger generations, they do. But in my times, I'm 46. You know, so when I was 10 or 15 years old, 30 years ago, nobody speaks English all the time. So, but you could hear the music, you like it because you can feel something, even if you don't understand the lyrics, but you feel the music, and that's the most important thing. And I think music in itself is a language. I'm sure you will agree to me, because why I say it, when it is rock, it's around the world, getting played, getting sung in different languages, but we understand it's rock. Same goes with pop, same goes with folk. So I think that's what you or us or people who are in the creative fields want to actually convey forward to our generations. Is peace, is love, is sharing your culture around the world. Exactly. And the more you know of a country, the more part of it you feel, and there is a unification. You know, when you don't know anything about a country, ignorance is terrible in that case. We've seen the examples of ignorance around the world, how much bad it can cause. Yes. So it is really important actually to know a bit of Pakistan. For me as a Chilean, for Pakistani people perhaps to hear a bit of the music from Chile, 13,000 kilometers away from here, more or less, and I think that brings us together. Just one last thing, and then we would like to hear one last piece. Of course. How do you find Karachi? Yes, it's your second time over here. It is. But what's your overall experience of the city? As I said before, I think for me the most important thing is people. It's not about
building cities and buildings and spectacular houses and stuff like that. For that we have, you know, Dubai. Yes. Yes, exactly. For that we have Malibu, you know, in the United States. I think the quality of people is the most important thing, and I think your people is beautiful. That's actually the warm attitude that we want from around the world. हम आपसे ले रहे हैं अब इजाजत. Yeah. आपसे मुलाकात हुई कल, but before we leave, over to you. We'll leave you to this special piece. One more thing. One more piece. Sure. Go on. Wow. Y esa vez de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y sed. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।